नमस्ते, मैं आर्किटेक्ट मुकुंद गोडबोले और मेरे पार्टनर श्री जितेंद्र मुकादम की ओर से और गोडबोले मुकादम एसोसिएट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का आपका सब्जेक्ट है हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अभी ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट होता है। मैंने पहले मेरे एपिसोड में जो बताया है कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुरू करने से पहले हमको अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि मेनली अपने प्रॉपर्टी का कन्वेंस डॉक्यूमेंट हुआ है कि नहीं, प्रॉपर्टी कार्ड अपने नाम पे है कि नहीं, हमारे पास सिटी सर्वे स्केच है कि नहीं, अपना फिजिकल एक्चुअल सर्वे हो चुका है कि नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी कार्ड पे लिखा हुआ एरिया, सिटी सर्वे पे जो हमको एरिया मिल रहा है वो एरिया और एक्चुअल फिजिकल पोजीशन में जो एरिया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें से जो कम एरिया होता है वो गणित के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद में अपने जो पुरानी, जब भी आपकी इमारत 30, 40, 50 बरस पहले जब भी पूरी बांधी है, कंस्ट्रक्ट की है, वो टाइम के जो अप्रूव्ड नकाशे हैं वो नक्शे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो बिल्टअप एरिया अप्रूव्ड है उसके हिसाब से ही मुंबई में अपने को फंजिबल एफएसआई सर्टिफाई होता है। तो यदि आपके पास ये नक्शे नहीं हैं तो बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट जो भी अलग अलग है उसमें आरटीआई एप्लीकेशन डाल के आपको वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। उसके बाद में आपके जो एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया है उसका स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए, और इसके बाद आपके प्लॉट के सामने जितना भी रोड विड्थ है वो अपने को चेक करना है। डीपी प्लान में रिमार्क क्या है वो चेक करना है। कुछ स्पेशल एनओसीज जो है जैसे सिविल एविएशन है, मेट्रो है, सीआरजेड है, उसका आपको पूरा स्टडी करना है। इसके बाद जैसे कि अपने को कुछ सर्वे कंप्लीट करने होते हैं कि आपके इलाके में जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, जो प्रोजेक्ट का वो प्रोजेक्ट जो जिस इलाके में बन रहा है उसके आजू बाजू में कितने प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं, उसमें कितने सेलेबल फ्लैट्स है, वो रेट क्या बेच रहे हैं, वहाँ कमर्शियल ज़्यादा बेच रहे हैं, रेसिडेंशियल ज़्यादा बेच रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंने पहले मेरे एपिसोड में आपको बताई है। वो स्टडी करने के बाद हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुरुआत करेंगे। अभी सबसे पहले इसमें क्या आता है तो अपना बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट। मुंबई में जो मुंबई DCPR 2034 है, या मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, नगर पालिका है, तो उनको अभी UDCPR आ गया है। तो ये सब नियम के अनुसार आपका प्रोजेक्ट जो पुनर्विकसित होगा, ये रीडेवलपमेंट में कौन सी रीडेवलपमेंट स्कीम ये आपको इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आपको मुनाफा देती है, जो सबसे ज़्यादा आपको एफएसआई देती है। तो इसका अपने को एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद जो रीडेवलपमेंट स्कीम आप सिलेक्ट करोगे वो रीडेवलपमेंट स्कीम के अनुसार आपको बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट तैयार करना है। आपका जो एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड जो बिल्टअप एरिया है दैट विल बी अ प्रोटेक्टेड एरिया, मीन्स वो एरिया आपको बिना मूल्य मिलेगा, उसके लिए आपको कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा। हाउएवर इट शुड बी ऑथराइज्ड बिल्टअप एरिया। ओके, तो इसके बाद अपने को जो जो बेसिक एफएसआई मिलेगा, दैट बेसिक एफएसआई ओवर एंड अबव यू विल गेट सम प्रीमियम एफएसआई बाय पेइंग द प्रीमियम टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आज के तारीख में फडणवीस गवर्नमेंट थी तभी उन्होंने ये प्रीमियम एफएसआई और बाकी भी जो प्रीमियम थे एट 33% ऑफ रेडी रेकनर रेट पक्के किए थे। और उसके बाद में अभी ठाकरे साहब ने उनके गवर्नमेंट के निर्णय के अनुसार वो जो भी प्रीमियम था वो टिल 31 ऑफ दिसंबर उन्होंने 50% कर दिया है। उसके अलावा DCPR में और UDCPR में जो भी अपने को ये अप्रूवल कॉस्ट जो आपको पड़ती है, जो आपको अप्रूवल के लिए पैसा भरना पड़ता है रिगार्डिंग प्रीमियम एफएसआई, ओपन स्पेस डेफिशिएंसी और बहुत सारे ऐसे प्रीमियम हैं, तो वो प्रीमियम के लिए हमको जो पैसा भरना पड़ेगा दैट वी कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स। तो उसका ध्यान दे के हमको ये गणित करना है। तो अपने रोड के चौड़ाई के अनुसार अपने को TDR मिलेगा, प्रीमियम एफएसआई मिलेगा। सो वी विल अंडरस्टैंड हाउ मच प्रपोज बिल्टअप एरिया वी कैन प्रपोज्ड, वो अपन को कितना मिलने वाला है। उसके बाद वी विल ऐड द फंजिबल एरिया। अभी ये फंजिबल एरिया ऐड करने के बाद वी नीड टू वर्क इट आउट कि एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर्स को हम क्या बेनिफिट करके दे देंगे। मीन्स
ओवर एंड अबाउ देयर एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया हम उनको कितना फ्री ऑफ कॉस्ट ये एडिशनल एरिया दे सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक आपके प्रपोजल का एक फ्लोर प्लेट स्कीम डिज़ाइन वर्किंग करना पड़ेगा। यदि आपके बिल्डिंग में रेसिडेंशियल सब प्रपोज कर रहे हो तो नीचे में पूरा पार्किंग सिस्टम आ जाएगी, मे बी ग्राउंड फ्लोर स्ट्रेट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पार्किंग फ्लोर्स आएंगे या पोडियम फ्लोर आएगा और उसके ऊपर रेसिडेंशियल फ्लोर आएगा। यदि आप कमर्शियल प्रपोज कर रहे हो तो रोड के सामने मे बी शोरूम टाइप कमर्शियल प्रीमाइसेस और पीछे के साइड में थोड़ी स्टिल्ट पार्किंग एरिया एंड देन अगेन फ्यू अपर फ्लोर्स ऑफ पार्किंग। ये अपने को एक बेसिक वर्किंग करना चाहिए। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये प्लानिंग भी किया जाता है। यदि समझो सोसाइटी चाहती नहीं है कि यदि हमको आज के तारीख में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं करना है, डिज़ाइन नहीं करना है, वो डेवलपर दे देगा, मगर ये अपने आर्किटेक्ट पीएमसी की एक जिम्मेदारी है कि उनके गणित में एट देयर ऑफिस दे नीड टू वर्क इट आउट कि ग्राउंड फ्लोर में कमर्शियल की फ्लोर प्लेट कितनी बचेगी, ओपन स्पेसेस एज पर रूल आप कितने छोड़ रहे हो, उस हिसाब से आपको समझेगा कि ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल एरिया कितना, रेसिडेंशियल एरिया कितना। उसके बाद में हम वर्किंग कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर को हम एडिशनल फ्री एरिया कितना दे सकते हैं। उसके बाद वो देने के बाद हमको समझेगा कि एरिया बचता कितना है, मीन्स वॉट एवर एरिया इज लेफ्ट दैट इज़ योर सेलेबल कारपेट एरिया। अभी कारपेट एरिया पे जो फ्लैट बिके जाते हैं आजकल वो रेरा कारपेट पे बिके जाते हैं, मगर सोसाइटी मेंबर का जो एरिया होता है इट इज़ अ प्योर कारपेट एरिया। जैसे कि आप रूम में कोई कारपेट बिछाओ तो वो जो आपका कारपेट एरिया आता है एज पर मोफा डेफिनेशन दैट विल बी कंसिडर्ड एज कारपेट एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर्स, और उनके ऊपर उनको जो बेनिफिट मिलेगा समझो 25, 30, 35, 40% वो भी प्योर कारपेट मोफा कारपेट अंदर अंदर मिलेगा। वो कारपेट में दीवार के नीचे का कारपेट एरिया ऐड नहीं होगा। हाउएवर डेवलपर जब भी ओपन मार्केट में फ्लैट बेचता है तो वो रेरा कारपेट से बेचता है, तो जनरली प्योर कारपेट से 3 से 4% एरिया रेरा कारपेट का ज़्यादा आता है। अभी वो रेरा कारपेट जब भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल का हम गणित करेंगे और उसको मार्केट प्राइस जो है उससे बेचेंगे तो अपने को मिलेगा रेवेन्यू। इन एडिशन टू सेलेबल एरिया ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल अनदर रेवेन्यू इज ऑफ पार्किंग। अभी रेरा के अंडर डेवलपर कैन अलॉट पार्किंग बाय टेकिंग ऑफिशियल मनी फ्रॉम द फ्लैट परचेसर। तो एक तीसरा जो रेवेन्यू का पार्ट है दैट इज़ योर पार्किंग रेवेन्यू। उसके बाद डेवलपर भी बहुत सारा रेवेन्यू अलग से कलेक्ट करते हैं, चूँकि केबल कॉस्ट, लीगल चार्जेस, बाद में डेवलपमेंट चार्जेस, यदि वहाँ कोई क्लब हाउस है तो क्लब हाउस मेंबरशिप चार्जेस, फिटनेस सेंटर चार्जेस, ऐसे कोई छोटे छोटे जो है चार्जेस डेवलपर ओवर एंड अबाउ योर फ्लैट कॉस्ट वो ले लेता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आर्किटेक्ट पीएमसी ने ये कॉस्ट गणित में पकड़नी नहीं चाहिए, वो बाजू में ही रखो। जो इंसिडेंटल कॉस्ट बहुत बार आती है, जो हम पहले दिन ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते समय हमको हर चीज़ एनविसाज नहीं कर सकते, असर्टन नहीं कर सकते, तो ऐसी छोटी मोटी इंसिडेंटल जो एक्सपेंसेस आती है तो ये एडिशनल एक्सपेंसेस के सामने वो एडजस्ट हो जाती है। अभी हमको समझ गया कि अपना परमिसिबल बिल्टअप एरिया कितना है, हमको फंजिबल कितना मिलेगा, एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर को उनका एग्जिस्टिंग एरिया और फ्री एरिया देने के बाद कितना बचता है, वो मार्केट में बेचने के बाद हमको पता चलेगा कि हमको ओवरऑल ग्रॉस रेवेन्यू कितना मिलने वाला है। अभी हम आगे वर्किंग करेंगे कि ये रेवेन्यू के अगेंस्ट हमको खर्चे कौन से हैं। बहुत बार सोसाइटी मेंबर्स को लगता है कि उनका जो एडिशनल जो एरिया मिलेगा उसका खर्चा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उनका रेंट, कॉर्पस, यही खर्चे है, मगर चीज़ ऐसी नहीं है। देयर आर मैनी डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, वी नीड टू अकाउंट इट वन बाय वन। सबसे पहले आती है जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया, जैसे बीएमसी में फंजिबल एरिया मिलता है, मगर स्टेयरकेस और वो जो है वो फ्री ऑफ एफएसआई मिलता है, मगर हमको उसका प्रीमियम एफएसआई भरना पड़ता है। मगर मुंबई के अलावा जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अंडर यूडीसीपीआर आती है,
जिसमें अभी 60% आपको एंसिलरी एरिया मिलता है, जिसमें ये स्टेयरकेस, लॉबी, एंट्रेंस लॉबी, लिफ्ट लॉबी, ये एरिया उसमें आता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट जो अपनी फ्लोर प्लेट बेसिक हमने कैलकुलेट की है उसके मुताबिक हमको टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया वर्किंग करना है। याद रखो जहाँ जहाँ भी जो समझो आपका फ्लावर बेड आ रहा है, सर्विस डक्ट आ रहा है, स्टेयरकेस रूम आ रहा है, पार्किंग आ रहा है, स्टिल्ट एरिया यदि 2 गुना या 3 गुना 3 फ्लोर हाइट है तो दैट एरिया इज कंसिडर्ड एट अ हायर परसेंटेज ऑफ रेट। तो ये सब कंस्ट्रक्शन एरिया डिटेल्ड वर्किंग करना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन एरिया में सब फ्लैट आएंगे, स्टेयरकेस आएगी, स्टेयरकेस लॉबी, लिफ्ट लॉबी, स्टिल्ट एरिया, ये सब आने के बाद जो कंस्ट्रक्शन एरिया आता है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कंस्ट्रक्शन रेट। अभी कंस्ट्रक्शन रेट किसके ऊपर निर्भर करता है? मीन्स द कंस्ट्रक्शन रेट इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑल फैक्टर्स? First of all, the whatever amenities you are providing, there could be basic amenities, there could be some good amenities, and there could be some extra plus lifestyle amenities. So whatever lifestyle plus amenities we are giving, those amenities may be costing say around 500 to 1000 rupees per square feet additional. जैसे कि क्लब हाउस आ रहा है, फिटनेस सेंटर आ रहा है, उसमें और ये एक्सरसाइज करने की इक्विपमेंट है, स्विमिंग पूल है, जॉगिंग ट्रैक है, लैंडस्केपिंग है। आजकल लोग टेरेस के ऊपर बहुत सारी एमिनिटीज़ दे देते हैं, प्ले एरिया देते हैं, टेरेस पे पूरा जाली लगा के, तो यू कैन हैव अ क्रिकेट फील्ड, यू कैन हैव स्मॉल प्ले फील्ड एरिया, देन सम कॉफ़ी अरेना, covered patio and something like this. तो taking that into account ये हमको गणित वर्किंग करना है। और इसके ऊपर कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर है? योर नंबर ऑफ फ्लोर्स। यदि ये 7 मंजिली बिल्डिंग है तो एक लिफ्ट और एक स्टेयरकेस के ऊपर अपना काम चलेगा। यदि वो उसके ऊपर ऊंची बिल्डिंग है तो देन देयर यू नीड टू बी 2 लिफ्ट्स, 3 लिफ्ट्स, 4 लिफ्ट्स। यदि हाई राइज है तो आपको फायर लिफ्ट भी देनी पड़ती है, स्टेयरकेस भी बड़े बड़े वाइडर स्टेयरकेसेस आते हैं, आपके जो पैसेजेस है दे आर ऑल्सो वाइडर्स। तो टेकिंग ऑल दोज फैक्टर्स इनटू अकाउंट वी नीड टू कंसिडर योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस जीएसटी। आज हम देखेंगे तो 18% जीएसटी उसके ऊपर अपने को लगता है। तो वी नीड टू काउंट दी फिगर्स एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस. You should not forget taxes, because later on when the contractor will put you a bill, then on the basic total cost he will add the GST and then that cost would add, और ये ऐसा 18-20% का टैक्स बढ़ेगा तो आपका जो गणित है वो पूरा टॉपल अप हो जाएगा। तो यू नीड टू कंसिडर टैक्सेस एज एप्लीकेबल टू डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स। ये तो बात हो गई अभी चलो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। इसके बाद हमको आना है अप्रूवल कॉस्ट के लिए। अभी अप्रूवल कॉस्ट में मेन एक्सपेंडिचर्स कौन से है? दैट इज़ योर प्रीमियम एफएसआई, टीडीआर जो कॉरपोरेशन भी अपने को 50% देती है, 50% मार्केट से अपने को खरीदना है। उसमें अगेन देयर इज़ अ परसेंटेज ऑफ योर स्लम टीडीआर। तो ये जितने भी टीडीआर है, प्रीमियम एफएसआई है, इसकी कॉस्ट हमको पकड़नी है। जब भी हम मार्केट से टीडीआर खरीदते हैं उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी आती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आते हैं और उसकी जीएसटी कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड हमको करनी पड़ती है। ओवर एंड अबाउ डेवलपमेंट चार्जेस है, स्क्रूटिनी फ़ी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है, डेब्रिज डिपॉजिट है। आज हमको एक बैंक गारंटी देनी पड़ती है बीएमसी को, क्योंकि हम जब ये इमारत एग्जिस्टिंग इमारत डिमोलिश करेंगे तभी हमको उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि ये जो डेब्रिस रैबिट निकलेगा वो हम कहीं गलत जगह पे नहीं डालेंगे, नोटिफाइड डेब्रिस डिपॉजिट प्लॉट पे ही हम डालेंगे और ये गलत चीज़ नहीं डालेंगे। यदि हम कोई गलत ये डेब्रिस के बारे में करते हैं तो कॉरपोरेशन कैन फॉरफिट योर बैंक गारंटी, और वो बैंक गारंटी 5 लाख मिनिमम उसकी कॉस्ट है दैट वी हैव टू गिव। ओवर एंड अबाउ जो अलग अलग चार्जेस है, जो डिपॉजिट्स है, डेब्रिस डिपॉजिट है, ट्री डिपॉजिट है, ये सब पकड़ के हमको ये अप्रूवल चार्ज वर्किंग करना पड़ता है। इसमें बहुत जो लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन एलयूसी टैक्स या मुंबई के बाहर में उसको वीएलटी वेकेंट लैंड टैक्स भी बोलते हैं,
क्यों? बिकॉज डेवलपर जब ये रीडेवलप प्रोजेक्ट करेगा, सो ही इज सेलिंग द फ्लैट्स, ही इज डूइंग बिजनेस, तो इसके वजह से ये VLT और LUC एट अ हायर कमर्शियल चार्जेस ये भरना पड़ता है. इफ इट इज़ अ सेल्फ रीडेवलपमेंट देन देर आर डिस्काउंट्स एंड कंसेशंस इन टू दिस, बिकॉज जब ये सोसाइटी डेवलप करेगी दे आर नॉट डूइंग टू अर्न फॉर दी प्रॉफिट्स, ये सेल्फ रीडेवलपमेंट है, इसीलिए हमको बहुत सारी डिस्काउंट्स सेल्फ रीडेवलपमेंट में सरकार ने दी हुई है. ओके, इसके बाद में हमको वर्किंग करना है कि टोटल अप्रूवल कॉस्ट कितना आ रहा है. उसके बाद हम देखेंगे तो कंसल्टेंट चार्जेस है, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, MEP कंसल्टेंट होगा, देन देयर विल बी अप्रूवल कंसल्टेंट, बिकॉज इसमें इतने सारे अप्रूवल्स हमको लेने पड़ते हैं. आजकल BMC के अप्रूवल के लिए भी अप्रूवल कंसल्टेंट होते हैं, जिसको लाइजनिंग आर्किटेक्ट हम कहते हैं, तो उनकी फ़ी आती है. बाद में हमको चीफ फायर ऑफिसर की NOC, CRZ NOC, सिविल एविएशन NOC, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, वॉट नॉट, ट्री डिपार्टमेंट, इतनी NOCs लेनी पड़ती है. पहले हमको ये कॉरपोरेशन से NOCs लेनी पड़ती थी, जिसके लिए बहुत टाइम जाता था, मगर आज रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है जो आपको 24 घंटे में 1-2 दिन में आपको ये NOCs ला के देते हैं, तो उनकी भी प्रोफेशनल फीस इसमें ऐड होती है. ओवर एंड अबाउ जो MEP कंसल्टेंट है, जो हमको पूरे इलेक्ट्रिकल का गाइडेंस दे देंगे, फायर फाइटिंग, मैकेनिकल, ये सब गाइडेंस होने के बाद बड़े प्रोजेक्ट में लैंडस्केप आर्किटेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. साइट सुपरवाइज़र है, साइट इंजीनियर्स है, तो इनके जो भी कॉस्टिंग है, ओवर एंड अबाउ सोसाइटी की तरफ से वकील एक अपॉइंट किया जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाएगा, और अलग अलग जो भी कंसल्टेंट्स आते हैं उनकी फ़ी ये एक्सपेंडिचर में जोड़ी जाती है. उसके बाद में आता है रेंट, जैसे कि डेवलपर एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर को इधर उनके एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया पे वो पर स्क्वायर फीट रेंट देता है, या कभी कभी मुंबई थाना के बाहर में 1 BHK या 2 BHK फ्लैट के लिए वो डिफाइंड रेंट दिया जाता है. अभी ये जो रेंट है, समझो कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है, इफ़ इट इज़ 2.5 years और 3 years, तो ये हर बरस 10% इंक्रीज़ किया जाता है. तो पहले समझो आपको एक 100 रुपया पर स्क्वायर फीट मुंबई सिटी में दिया जा रहा है, तो अगले बरस में उसको 110 दिया जाएगा, उसके अगले बरस 110 पे 10% एडिशनल दिया जाएगा. यदि एग्जिस्टिंग कमर्शियल है तो कमर्शियल के लिए ऑलमोस्ट 1.5 times 2 times डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट ट्रेंड, रियल इस्टेट ट्रेंड, ये रेंट उनको दिया जाता है. उसके बाद में ब्रोकरेज, दैट इज़ 1 month's रेंट उनको दिया जाता है. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जाने के लिए और आने के लिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है पैकर्स एंड मूवर्स की, वो एग्जिस्टिंग लोगों को दी जाती है. उसके बाद जो टोटल खर्चा जो है उसका गणित करने के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन आता है, सो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर को डेवलपर ऑफर्स द कॉर्पस फंड. In other way, it is called as a inconvenience money or hardship allowance. Once you say that is the expenditure, तो उसके लिए जनरली टैक्स अट्रैक्ट होता नहीं है, मगर एक्सपोनेंशियल हायर रेट आपको यदि कॉर्पस फंड का मिले तो शायद उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट से अनुसार ये टैक्स भरना पड़ सकता है. यू कैन गेट इट कन्फर्म फ्रॉम योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही कैन गाइड इट प्रॉपरली. मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ नहीं, मगर अंडर इनकन्वीनियंस मनी हार्डशिप अलाउंस, क्योंकि आप एक जगह से छोड़ के दूसरे भाड़े के घर में, रेंटेड प्रीमाइसेस में जाओगे तो डेफिनेटली आपके डेली एक्सपेंडिचर्स बढ़ने वाले हैं. टू एडजस्ट और टू कॉम्पनसेट दैट डेली एक्सपेंडिचर, ये इनकन्वीनियंस या हार्डशिप अलाउंस एग्जिस्टिंग मेंबर को दिया जाता है. इफ़ इट इज़ वेरी हाई अमाउंट देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रीमियम गिवन एंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट और अ कैपिटल गेन. तो CA आपको इसके बारे में एडवाइस करेगा. अल्टीमेटली क्या होता है आज के तारीख में, इफ़ यू सी, समझो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मीन्स एक्सपेंडिचर इज़ अराउंड 100 CR. तो आज के तारीख में काम शुरू करते समय, मीन्स अप्रूवल होने के बाद, रेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर होने के बाद, क्योंकि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद रेरा रजिस्ट्रेशन होता है. रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑल सोसाइटी मेंबर्स का उनका इंडिविजुअल एग्रीमेंट रजिस्टर होगा. Upon signing individual agreement, existing members and managing committee will hand over
100% peaceful vacant possession of your land, building and individual flat to the developer. ओके, उसके बाद में आप आपके इमारत का पोजेशन डेवलपर को देते हो. डेवलपर अंडर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लान जितने भी डिसिप्लिन आपने जो एग्रीमेंट में राइटअप किए हुए हैं उस हिसाब से डिमोलिशन एंड देन कंस्ट्रक्शन चालू करता है. तो ये जो कंस्ट्रक्शन चालू करने की स्टेज आती है, मेरे हिसाब से डेवलपर नीड्स टू हैव एटलीस्ट अमाउंट इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क टिल प्लिंथ लेवल. प्लिंथ कंप्लीट होने तक उसके पास उसकी अमाउंट होनी चाहिए. अभी ये जो कॉस्ट है, ये समझो 100 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अप्रूवल कॉस्ट, रेंट, ब्रोकरेज, बाकी सब चीज़ें, कंसल्टेंट चार्जेस. तो उसमें आज के तारीख में टेकिंग इनटू अकाउंट द इंस्टॉलमेंट स्कीम्स गिवन बाय बीएमसी, तो आज जो अप्रूवल कॉस्ट है वो हमको 100% नहीं भरनी है, इन टप्पे टप्पे में भरनी है, इन इंस्टॉलमेंट भरनी है, और उसका रेट हार्डली 8.5% है. तो बहुत डेवलपर्स ये इंस्टॉलमेंट स्कीम ऑप्ट करते हैं. तो बेसिक इन्वेस्टमेंट डेवलपर की 30 to 33% हो जाती है. तो 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में डेवलपर के पास ये प्लिंथ कंप्लीट करने तक या काम शुरू करने तक उसके पास 30% यानी आउट ऑफ 100 CR 30 CR उसके पास होना चाहिए. और आप देखेंगे कि समझो 50 मेंबर की समझो सोसाइटी है, तो फ्रॉम डे फर्स्ट, फ्रॉम द डेवलपमेंट एग्रीमेंट स्टेज टिल कंप्लीशन एंड टेकिंग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 3 से 4 से 4.5 बरस ये कम से कम लगते हैं. 2.5 से 3 बरस कंस्ट्रक्शन को, पहले 8-9 महीने जो भी अप्रूवल को, और बाद में 3-4 महीना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने को, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ड्रेनेज कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, महानगर गैस कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, जितने भी ऑल फैसिलिटीज़ है, सो फिट आउट के बाद रेडी पोजीशन देने में पहले दिन से 4 से 4.5 बरस निकलता है. तो डेवलपर क्या सोचता है कि यदि वो 100 करोड़ में 30 करोड़ रुपया पहले 8-9 महीने में इनिशियल लगा रहा है, तो आफ्टर 4-5 ईयर्स उसको वो 30 करोड़ प्लस उसको प्रॉफिट और 30 करोड़ का होना चाहिए. तो यू नीड टू वर्क इट आउट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन सच अ वे कि 30 करोड़ के ऊपर उसको 30 करोड़ और प्रॉफिट होना चाहिए. इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी लुक्रेटिव और बहुत चांसेस है कि रेवेन्यू उसको ज़्यादा मिल सकता है, शायद उसको जो रेट हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पकड़ा है मे बी 10% लेस, क्योंकि हमको कंटीजेंसीज भी पकड़नी है. उसके लिए मैं हर बार मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 5 to 10% रेट ये कम पकड़ता हूँ. और एक्सपेंडिचर में अदर एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, ओवरहेड्स है, ये जो कॉस्टिंग है इसमें जितना पैसा डालोगे वो पैसा प्लस उतना ही पैसा मिलेगा. डेवलपर्स आर वेरी वेल हैप्पी. यदि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और कंपटीशन हाई है तो शायद वो 30 करोड़ के बदले वो 20 to 25 करोड़ में भी डेवलपर राज़ी हो जाता है. अभी ये हो गया है कि एक बेसिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें डेवलपर को पैसा कितना डालना है और कभी डालना है, ये समझने के लिए हमको एक बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना है. दैट इज़ अ क्वार्टरली कैश फ्लो स्टेटमेंट कि फ्रॉम डे फर्स्ट 3 महीने में हमको कितना पैसा लगने वाला है. क्योंकि अप्रूवल होने के बाद, रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट होने के बाद ही आप मार्केट में बेच सकते हो. टिल दैट डेवलपर हैज़ टू इन्वेस्ट मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. तो ये क्वार्टरली उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है. हर महीने का खर्चा कितना है और प्रोबेबल उसको रेवेन्यू कितना आएगा, इसका गणित जोड़ के हमको ये एक बेसिक कैश फ्लो बनाना है. मैं हर बार बोलता हूँ, समझो 8वें महीने में कोई खर्चा, अगस्त के महीने में कोई खर्चा हमने एनविसाज किया है, अंदाज़ा किया है, तो उसकी प्रोविज़न 7वें महीने में ही हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में की जानी चाहिए. अभी ये सब इन्फॉर्मेशन हो गई बेसिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की. जब भी बहुत ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं तो इससे भी आगे जाके हर एक एक्सपेंडिचर का और हर एक रेवेन्यू का पर मंथ कैलकुलेशन हुआ रहता है. एंड डेवलपर शुड मेक अरेंजमेंट ऑफ हिज फिनांसेस कि कभी कोई अर्जेंट एक्सपेंडिचर आवे तो उसके लिए भी उसके पास उतना पैसा रेडी होना चाहिए. एक्सपेंडिचर और इनकम ये मैच हो जाएगा, आपका कैश फ्लो यदि पॉजिटिव होगा तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा सक्सेसफुल होगा. जब भी इसके दोनों में
जब भी हम स्क्वायर अप करते हैं तो कभी कभी लॉस हो जाता है, नेगेटिव कैश फ्लो होता है, तो प्रोजेक्ट डिले होने के आसार ज़्यादा होते हैं। तो डेवलपर ने भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुशन रखना चाहिए, जिससे प्रोजेक्ट अपना बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल गिवन टाइम में कंप्लीट होता है, और लोगों को, एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर को भी हम अपना प्रोजेक्ट दिए हुए समय में देके एक अच्छा नाम कमा सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है एक छोटे से छोटे ये एपिसोड में मैंने देने की कोशिश की है। धन्यवाद।